स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसेस्ड डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। तेरी खामियों तक से मोहब्बत की थी मैंने, तू मेरी मोहब्बत से भी मोहब्बत ना कर पाया। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ सिमरन आपके साथ। एंड वेलकम टू द शो बुक वर्ल्ड, जहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए गुजरे जमाने के कहानीकारों की कुछ ऐसी कहानियाँ जो बस सीधे दिल में रच बस जाए और हमें कुछ कम कुछ ज्यादा सिखा भी जाए। ऑन एवरी वेडनेसडे रात 9 बजे और रिपीट अगले दिन यानी थर्सडे शाम 4 बजे, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अजी, ठंडी का मौसम जो है वो अब धीरे धीरे ना रफ्तार पकड़ने लगा है और ऐसे में मन करता है कि सारा काम वाम निपटा कर ना जल्दी से अपनी रजाइयों को तान कर आराम किया जाए, फिर चाहे नींद कितनी भी देर से क्यों ना आए। ऐसे में अगर रेडियो ऑन कर दिया जाए और कोई ऐसी कहानी प्ले हो रही हो जो कभी अपने बचपन में आपने सुन रखी हो या फिर किसी की जुबान में सुन रखी हो या किताब के किसी पन्ने को पलटते वक्त पढ़ रखी हो, कितनी सारी तस्वीरें छोड़ जाती है ना ऐसी यादें। तस्वीर बचपन की, तस्वीर लड़कपन की, तस्वीर हकीकत की। तस्वीर से याद आया कि अगर कोई पुरानी बात या कोई मेमोरी याद आ जाए तो वो फिर एक जगह नहीं रुकती। उन मेमोरीज की ना, उस अतीत की कई ऐसी तस्वीरें फिर एक के बाद एक हमारे जहन में घूमती चली जाती है। यादों का क्या है, एक याद आई तो संग अनेकों लम्हे ऐसे ले आती है जिन्हें हम कई साल पहले दूर कहीं अपने अतीत में छोड़ आए थे। एक याद, उसकी तस्वीर, उससे जुड़ी दूसरी याद, फिर उससे जुड़ी तीसरी याद और फिर उसके साथ जुड़ी उसकी तस्वीरें। एक सिलसिला सा चल पड़ता है। ऐसी ही कई तस्वीरें मेरी आंखों के आगे आ गई थी जब मैंने कहानी अनुराधा आप सभी को पढ़कर सुनाई थी। अभी पिछले वेडनेसडे की ही बात है। पंकज कुमार के द्वारा लिखी कहानी अनुराधा, जो हमारे क्लास 11-12 के हिंदी सिलेबस में थी। शुरुआत में वो बचपन याद आया जिसे तब पढ़ना बेहद ही बोरिंग लगता था। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़कर इसका सारांश याद रखना और फिर एग्जाम में अपने शब्दों में लिखना, वो भी क्या दिन थे, खट्टी मीठी सी यादें। हाँ, तो जैसे मैं आपको कह रही थी कि शुरुआत में तो मुझे अपने बचपन की तस्वीर दिखी, लेकिन कहानी को आगे मैं पढ़ते पढ़ते मुझे अनुराधा, उसके दुख, उसकी तकलीफों, विजय की बीमारी, हर चीज की कल्पना करने लगी। तो आइए, क्या इसमें आप सब मेरा साथ देंगे? अब ना, भले ही आपने अनुराधा को अपने सिलेबस में ना पढ़ा हो या कभी ना सुना हो उसके बारे में, बट मुझे पूरा यकीन है कि कहानी के शुरुआती के 2 मिनटों में ही आप मेरी तरह इस कहानी को इमेजिन करने लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि अनुराधा का फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीक ही सुना दिया था।
बट टू वरी नॉट, अपने नए लिसनर्स के लिए और पुरानों की याद तरोताज़ा करने के लिए मैं आपको जल्दी से कम शब्दों में इस कहानी का रिकैप दे देती हूँ। अनुराधा शहर की एक पढ़ी लिखी बीए पास लड़की, जिसकी शादी गांव में रहने वाले विजय से कर दी जाती है। शुरुआत के 1-2 साल अनुराधा विजय को बच्चे के लिए पूछती है, लेकिन विजय हमेशा टाल देता है, शायद ये सोचकर कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पर अनुराधा और उसके पति के जीवन में असली मुश्किलें तो तब आती हैं जब शादी के 3 साल ही विजय HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। दुनिया तमाम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, यहाँ तक कि उनका अपना परिवार भी। बस दूर बरामदे में एक कमरा उन्हें पड़े रहने के लिए दे दिया जाता है। विजय का छोटा भाई अजय अपनी जिंदगी की परवाह जिसे इस कदर थी कि वो अपने मरते हुए सगे भाई को और उस घर को छोड़कर चला जाता है और एक किराए के घर में रहने लग जाता है और जल्द ही गृहस्थी भी बसा लेता है। रह गए अम्मा और बाबूजी, जो विजय से दूर दूर ही रहते हैं, और अनुराधा उसकी देखभाल के लिए उसके कमरे में छोड़ दी जाती है। दिन बस यूं ही बीत रहे थे, दुख, तकलीफ, पीड़ा और घृणा में, कि एक दिन विजय इस दुनिया को अलविदा कह जाता है और अनुराधा इस दुख के उमड़े सैलाब में भी खुद को भार मुक्त महसूस करती है। अंतिम संस्कार से लेकर सारे विधि विधान तक जब अनुराधा को स्नान के लिए नहर किनारे जाना पड़ता है, तो उसे वो 3 साल पहले का वक्त याद आ जाता है, जब वो पहली बार शादी करके शर्माई लजाई सी उस तट पर पहली बार आई थी। और उसके बाद आज इस तरह एक वस्त्र। लेकिन इसके बावजूद भी उसका मन शांत था। शांति अब समाज में एक सा होकर रहने की, शांति अब सभी से नजर झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों से आंख मिलाकर बात करने की। लेकिन ये क्या, वो तो मां बनने वाली थी, और तो और ये गर्भ उसने विजय की बीमारी में ही तो धारण किया था। तो क्या अब उसका बच्चा उस बीमारी से सुरक्षित था? क्या वो खुद इस बीमारी से सुरक्षित थी? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। और हाँ, अगला भाग अगले हफ्ते नहीं आने वाला। हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं, विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। बेशक इसी का नाम तो जिंदगी है, जो ना तजुर्बेकार को भी तजुर्बेकार बना देती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं शो बुक वर्ल्ड, मेरे यानी आरजे सिमरन की आवाज में। कहानी अनुराधा में जहां तक आपने सुना कि उसके पति विजय की एड्स की बीमारी से स्वर्गवास होने के बाद अनुराधा को पता लगता है कि वो गर्भवती है। इस पर उसे अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता लग जाती है। अब आगे, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के अस्तित्व में आ जाने की घोषणा के साथ अजय ने इस बात पर बल दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर की देखरेख में मैं हूँ, उसे विजय की बीमारी के बारे में बतलाकर अनुराधा भाभी और उनके होने वाले बच्चे को तो खतरे से बचा लिया जाए। किंतु ना तो अम्मा उस पक्ष में थी और ना ही बाबूजी। मैंने साहस जुटाकर दबी जबान अम्मा जी से कहा था, डॉक्टर को सब कुछ बताकर मेरी HIV जांच भी करवा लेनी चाहिए। अम्मा ने कड़ी नजरों से देखते हुए कहा, फायदा? मान लो कि यदि मेरे बेटे का रोग तुम्हें लग ही चुका है, तो भी क्या इसका इलाज होना संभव है? क्रोध के बावजूद मैंने पाया कि अम्मा जी के तर्क में दम था। मैं ठीक ठाक तो आज भी नहीं जानती कि यदि एक बार किसी का HIV पॉजिटिव निकल जाए तो उसका इलाज हो पाता है या नहीं।
किंतु ये बात मुझे भली भांति मालूम थी कि जिस व्यक्ति का HIV पॉजिटिव हो, वो सामाजिक पारिवारिक परिवेश में घृणा का पात्र बन जाता है। उस बात को मैंने विजय की बीमारी में अच्छी तरह अनुभव कर लिया था। मेरे लिए तो इतनी घृणा झेलते हुए जी पाने की कल्पना भी दुस्सह थी। फिर एक भारी अंतर ये था कि विजय पुरुष थे और मैं स्त्री। पुरुष होने के बावजूद उन्हें उपेक्षा और घृणा का दंश झेलना पड़ा। लेकिन मेरा क्या होता? मेरा आश्रय तो मेरा पितृगृह भी नहीं बनता, क्योंकि कन्यादान के बाद मेरे पिता मेरे भार से मुक्त हो गए थे। माँ की छाती पर बोझ और पिता की पीठ पर सवार मैं भी ब्याह के बाद इन तमगों से मुक्त हो गई थी। विजय के पैतृक आवास पर भी मैं कोई दावा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके लिए तो मैं पराए घर की बेटी थी। फिर मेरी सेवा कौन करता? मैंने तो सामाजिक दायित्व और बंधनों के चलते विजय की देखभाल की, लेकिन मेरी देखभाल को कौन? विजय की बीमारी के दौरान हम आर्थिक रूप से टूट चुके थे। यहाँ तक कि सुरक्षित प्रसव के लिए भी मुझे शहर में रखने का भारी खर्च उठा सकने में बाबूजी असमर्थ थे। यद्यपि विजय की मृत्यु के पश्चात हमारी हैसियत लखपति की थी, क्योंकि अब बीमा कंपनी, दफ्तर आदि के द्वारा मृत विजय के आश्रितों के नाम लाखों रुपए दे थे। दीनता की प्रतिमा बने बाबूजी प्रतिदिन 10 बजते न बजते खा पीकर घर से विजय के दफ्तर को निकलते और शाम ढलते लौट आते, कभी निराश तो कभी दफ्तरों से मिले कल परसों के आश्वासनों के साथ। आज बाबूजी कुछ जल्दी लौट आए। वे कुछ प्रसन्न दिख रहे थे। पता चला कि PF का चेक मिल गया है। हालांकि राशि कम थी, लेकिन बाबूजी को आश्वस्त करने के लिए काफी थी कि अब धीरे धीरे सब मिल जाएगा। बाबूजी ने बतलाया कि चेक मेरे नाम था और ये राशि मेरे बैंक खाते में ही जा सकेगी। सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा था, शायद इसलिए कि बात घुमाकर वो बोली, अब कहो तो भला, कैसे जाएगी ये बेचारी शहर? हद करती है सरकार भी, नए नए कानून पास कर देती है। 2-3 दिनों बाद मैं और बाबूजी टैक्सी में बैठकर शहर गए थे। बैंक के दरवाजे पर अजय खड़े थे। सभी औपचारिकताएं पूरी करके बैंक में खाता खुल गया था। संयुक्त खाता, मेरे और अजय के नाम। सच कहूं तो मुझे बुरा लगा था, इसलिए नहीं कि पैसे मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि मेरे सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। मुंह खोलकर तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी मेरी आंखों में उभर आए सवाल को पढ़ पाए थे। उत्तर मिला था, तुम्हें बार बार शहर आने में परेशानी होगी, इसीलिए खाते में अजय का नाम भी डलवा दिया है, ताकि पैसे आसानी से निकाले जा सके। परेशानियां दूसरी भी थी। पेट में बच्चा था और दिन प्रतिदिन संक्रमण का भय मुझे सता रहा था। मेरी देह का सत्व तो जैसे निचुड़ता जा रहा था। आलस्य, पीड़ा, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन के भाव मेरे अंतस में स्थायी होते जा रहे थे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी। एक मानसिक आरोग्यशाला में किसी मनोरोगी की भयावह मौत तो मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती। मुझे मुक्त होना ही होगा, अतीत से, अपने रोग से और अपने भय से। जीवन का मोह मेरे भीतर बहुगुणित होकर अंगड़ाइयां लेने लगा था। मैं निर्णय कर चुकी थी। सवेरे मैं बाबूजी के सामने थी। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी कल का पुराना अखबार पढ़ रहे थे। मैंने साहस बटोरकर कहा, बाबूजी, मुझे अपना चेकअप कराना है। बाबूजी ने चश्मे के ऊपर से गौर से मुझे देखा और कहा, उनका संक्षिप्त हूं और भेदक आंखें मुझे डरा नहीं सके। मैंने ढीठ होकर कहा, नहीं बाबूजी, हूं से काम नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर को ठीक ठीक दिखाकर अपना ढंग से इलाज कराना चाहती हूँ।
अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती हूँ। विजय का रोग मुझ तक उतर आया है। मैं या तो इसकी पुष्टि या उससे निष्कृति चाहती हूँ। मेरा स्वर संभवत कुछ तेज हो आया था, जिसे सुनकर अम्मा जी दौड़ी चली आई। मेरा हाथ खींचकर बोली, बौरा गई है क्या? कहीं सास ससुर से इस तरह की बातें की जाती है? जाने कैसा विद्रोह मेरे भीतर पनप आया था कि मैंने झटके से अम्मा जी से बाहें छुड़ाई और कहा, मुझे इलाज चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरी चेकबुक, पासबुक सब चाहिए। मैं खुद तसल्ली से अपना इलाज कराऊंगी। झटका खाकर अम्मा जी ठगी सी रह गई थी। अब वे दोबारा सचेत हुई और कहा, अच्छा, तो पैसों के लिए इतना बड़ा पचड़ा है। अम्मा जी का स्वर खास तीखा और अपमानजनक था। नहीं, पचड़ा हक का है। सवाल अपने होने या ना होने का है, मेरे अपने वजूद का है। दृढ़ स्वर में मैंने जवाब दिया था। अनुराधा के देर से ही सही, लेकिन दृढ़ निश्चय से मुझे कुछ अल्फाज याद आ गए। औरत के जिस्म से निकलकर, औरत के पेट में पलकर, औरत की जवानी खाकर मर्द कहता है कि यह औरत ही खराब चीज है। तो इस पर मंटो के भी अल्फाज हैं कि जिन्हें ये लगता है कि औरत क्या चीज है, उन्हें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि औरत कोई चीज नहीं। वाकई इन अल्फाजों में खूबी और सच्चाई दोनों ही है। इसी के साथ आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा रेडियो उड़ान के साथ। अनुराधा की कहानी का अगला और आखिरी भाग अभी आना बाकी है। आगे क्या हुआ, क्या अनुराधा अपने और अपने बच्चे को उसका हक दिलवाने में कामयाब हुई, ये हम जानेंगे कहानी के आखिरी भाग में। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक है जी आपका, हमारे सभी प्यारे लिसनर्स का। मैंने ना कई साल पहले फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए एक लाइन पढ़ी थी। लाइन तो काफी छोटी सी थी, पर सच्चाई और जज्बातों से भरी हुई थी। तो मैंने फटाफट उसका एक स्क्रीनशॉट लिया और अपने फ़ोन में सेव कर लिया, जो आज भी मेरे फ़ोन में यूं ही सेव्ड है। कल बस यूं ही इस पर नज़र पड़ी तो लिखा था, तेरी ही बनाई हुई दुनिया में कोई तुझसा क्यों नहीं मिलता। भाई वाह, बस कहने भर से ही जैसे जी भर आया। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कहानी अनुराधा के आखिरी भाग में, जहां अनुराधा अपने और अपने बच्चे की जांच के लिए अपने ससुर जी से एक कड़े लहजे में बात करती है। अब आगे। बाबूजी ने मुझे बीच में ही टोका, इस सिनेमाई भाषा को अपने कॉलेज के भाषण और बैठकों तक ही रखो, यहाँ मत बोलो। मैं जानता था ये पछड़ा एक ना एक दिन जरूर उठेगा, इसीलिए मैंने पासबुक, चेकबुक सब कुछ अजय के हवाले कर दिया है। उफ, ये शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां। उनके आरोपों का प्रत्युत्तर देने की बजाय मैंने अपना निर्णय सुना दिया। तो आज मैं शहर जा रही हूं, अजय के पास। मैंने भीतर जाकर साड़ी बदली, कंधे से बाल संवारे, ललाट पर बिंदिया लगाई। अब मेरे लिए ये मेरा सुहाग चिन्ह नहीं, मेरा श्रृंगार था, अच्छी, सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित दिखने का साधन। मेरे शरीर की ब्रह प्रतीति, मेरी वेशभूषा तो मेरे व्यक्तित्व का ही एक अंग है। मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित साज सज्जा मुझे आत्मविश्वास से भरती है। मैं क्यों नकारूं? मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन? पता मेरे पास था। थोड़ी परेशानी जरूर हुई, किंतु आखिरकार मैंने अजय का घर खोज ही लिया था। दरवाजा खुला था। मैंने आवाज दी, करुणा। ये दोनों भीतर से बाहर आए। एक बार चकित हुए थे मुझे आंगन में खड़े देखकर। फिर अजय लपक कर मेरे पास आए, मेरे चरण छुए, बाद में करुणा ने भी। उनका ये व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने सहज ही अनुमान लगा रखा था कि कहीं न कहीं उनके क्रोध, हिकारत और भय के केंद्र में मैं भी हूं।
विजय की पत्नी होने के नाते ही सही, विजय की पत्नी होने के मुझे क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी। उनकी इस खतरनाक बीमारी के साथ सामाजिक पारिवारिक सरोकारों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये विजय के मरणोपरांत भी कहाँ थमा था। यहाँ तक कि उनकी मौत पर संवेदना प्रकट करने आए मेरे पिताजी भी मुझसे न जुड़ सके थे। एक अस्पृश्य सा भाव बरतते हुए वो वापस लौटे थे। तो फिर दोबारा उन्होंने, मेरे मायके वालों ने, मेरी कोई खोज खबर लेने की चेष्टा ही नहीं की थी। पर इसके लिए मैं अकेले इन्हें ही दोषी क्यों मानूं? सबके भीतर तो विजय के संसर्ग में मेरे रोगी बनने की धारणा घर कर गई थी। इस रूप में मैं सबके लिए मृत्यु का पर्याय थी। सभी तो मुझसे, मेरे रोग से डरते थे। कौन न डरे मृत्यु से? क्या मैं नहीं डरी थी? क्या आज उस रोग के भय से मैं मुक्त हूं? अजय मुझे कमरे में ले आए। करुणा ने मेरी बाह पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। अच्छा किया दीदी जो घर से बाहर निकल आई। बाहर घूमने फिरने से मन बदलेगा। करुणा नम्र स्वर में बोली। मैं पूर्णतः अव्यवस्थित हो चुकी थी। यथासंभव अव्यवस्थित होने की चेष्टा करते हुए मैंने कहा, मैं अम्मा बाबूजी की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई हूँ। वे चुप रहे। मैंने बात आगे बढ़ाई। मैं पूर्णतया स्वस्थ नहीं हूँ अजय। मैं ढंग से इलाज कराना चाहती हूँ। अजय मौन थे। मैंने कहा, तुम मेरे यहाँ होने से डर तो नहीं रहे हो ना अजय? अजय सूखी हंसी हंस पड़े थे। क्या कर लूंगा मैं डरकर? वैसे भी बहुत डर लिया। डरकर आदमी कहाँ तक भागे? जिम्मेदारियां तो है ना, घर की, परिवार की, समाज की। सावधानी तो ठीक है, लेकिन डर वो निरर्थक है। उन दिनों रोग के प्रविष्ट होने के भय ने मुझे भागने पर उकसाया, पर मैंने पाया कि भागना असंभव है। कहाँ तक, किस से भागूंगा? दुनिया से भाग सकूंगा क्या? अजय के स्वर में आत्मविश्वास था। उन्होंने मेरी ओर देखा और बच्चों की भांति निश्चल हंस पड़े थे। आप डर गई हैं, ऐसा तो लगता है। हाँ, मैं डर गई हूं। हाँ, अनुराधा जीना चाहती है, इसीलिए डर गई है। और डरकर ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो चुकी हूं। अजय की सद्भावना पर अविश्वास का कोई कारण नहीं दिखता। फिर भी सोचती हूं, यदि डॉक्टरी जांच के दौरान मेरे भीतर रोग के लक्षणों की पुष्टि हो जाती है, क्या तब अजय अपने उसी पुराने व्यवहार में ना लौट आएंगे? मेरा बच्चा, सब जानबूझकर मुझे या विजय को क्या अधिकार था? परंतु आज इन प्रश्नों का प्राप्य क्या है? किसी भी प्रश्न का आज क्या औचित्य है? आज अनुराधा समस्त प्रश्नों से मुक्त है। ये युद्ध भूमि है और अनु संघर्ष के लिए सन्नद्ध है। मेरे इस स्वाभाविक युद्ध में अब मेरे आड़े कुछ नहीं आएगा। न संस्कार, न मोह, न संबंध, न यदि शालीन रहकर अनुराधा ये संघर्ष कर सकी तो अति उत्तम, अन्यथा वो भी त्याग देगी। ये युद्ध तो अब हर हाल में अनवरत चलेगा। ये संघर्ष होकर ही रहेगा। पीछे नहीं हटेगी अनुराधा इस संघर्ष से। जीने के लिए संघर्ष, अधिकारों के लिए संघर्ष, स्वाभिमान के लिए संघर्ष और अनुराधा का एक निरंतर संघर्ष। तो यहाँ ये कहानी खत्म होती है। कितनी उलझनों, कितनी तकलीफों में भी अनुराधा ने अपने बच्चे के लिए एक रास्ता निकाल ही लिया था। और शुक्र है उस खुदा का कि जिस इंसान ने उसके पति से उसकी बीमारी के दौरान मुंह फेर लिया था, अब वही इंसान अनुराधा की मदद के लिए आगे आया था। पर इन सब के बावजूद क्या अनुराधा खुश थी? जहां बच्चे के आने की कुछ हल्की फुल्की सी खुशी उस पर तारी जरूर थी,
लेकिन इसी के साथ पति के जाने का गम कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था। इस लिंक की शुरुआत में मैंने आपको कुछ अल्फाज सुनाए थे, जिस पर लगता है कि निदा फाजली जी के ये अल्फाज ऐसे लगते हैं जैसे उन अल्फाजों में छिपे सवाल का जवाब दे रहे हो। तेरी ही बनाई हुई दुनिया में कोई तुझसा क्यों नहीं मिलता, तेरी ही बनाई हुई दुनिया में कोई तुझसा क्यों नहीं मिलता, हजी यहाँ कभी किसी को मुकम्मल जहां क्यों नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हाँ जी, स्वागत है जी आपका मेरे सभी लिसनर्स का जो अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान के शो बुक वर्ल्ड को और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सिमरन आपके साथ। अनुराधा, ये कहानी हमें दो बहुत बड़ी सीख देती है। पहली तो ये कि एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से, पास रहने से या बातचीत से फैल जाए। इसका संक्रमण तो खून के आदान प्रदान या फिर संबंध बनाने से फैलता है, ना कि बस साथ रहने से। और दूसरी सीख ये कि हर औरत को अपने वजूद और हक की जानकारी होनी चाहिए, और सिर्फ जानकार होना ही नहीं, उसे पा लेना और उस पर अमल करना भी उतना ही जरूरी है। अब आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी तो पूरी खत्म हो चुकी है, तो फिर अब मेरा आगमन कैसे हुआ? अजी वो इसलिए कि आप कहीं हमसे अलग ना हो जाए। तो इसीलिए आपको बांधे रखने के लिए मेरे पास आपके लिए है इस कहानी से 3 सवाल। अब जिसने भी कहानी शुरू से सुनी होगी वो इसका जवाब जरूर से जानता होगा, या फिर जिसने नहीं भी सुनी वो कल यानी थर्सडे शाम 4 बजे इसका रिपीट सुन सकता है। अब आप पूछेंगे कि वो 3 सवाल कौन से हैं? तो चलिए आप सबके लिए पहला सवाल, अनुराधा के पति विजय की मौत कौन सी बीमारी से होती है? और बीमारी का पता चलते ही डॉक्टर अनुराधा को कौन सी हिदायत देता है? सवाल नंबर 2, अनुराधा के देवर यानी विजय के भाई जो कहानी के अंत में अनुराधा का सहारा बनता है, उसका और उसकी बीवी का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है गांव में या शहर में, कहाँ? और आज का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 3, अनुराधा कहानी के लेखक कौन है? भाई अब इसका जवाब तो ना मैंने शो के थोड़े से स्टार्टिंग में दे दिया था। अब आपने शो पूरा सुना होगा तो आप इसका जवाब जानते होंगे, या फिर अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर है, जाकर सुन लीजिए। ये शो अब आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा वैसे, तो इसीलिए आप हमें अपने आंसर्स वहाँ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बस आपको यूट्यूब पर जाकर रेडियो उड़ान टाइप करना है और अनुराधा बाय आरजे सिमरन ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सही जवाब देने पर आपको क्या मिलेगा, है ना? देन इन दैट केस प्लीज वरी नॉट। सबसे पहले कमेंट करने वाला मेरे साथ बुक वर्ल्ड के अगले शो यानी वेडनेसडे रात 9 बजे थोड़ी देर के लिए ऑन एयर होगा और हम उनसे खूब सारी बातें भी करेंगे। तो चलिए वक्त हो चला है शो को एंड करने का। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।